जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, जिन्हें के स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्सेस। ये बिल्कुल Kc की तरह निकाला जाता है। Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिहाज से भी इसकी वैल्यू निकालते हैं के स्टेबिलिटी की। मिसाल के तौर पर हमारे पास हेक्सा एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव का ब्लू सोल्यूशन है, और इसमें जब हमने क्लोरो ऐड किए तो क्लोरो ने इनको रिप्लेस कर दिया और खुद जो है वो क्या बन गया, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2 नेगेटिव बन गया, और कलर क्या आ गया, येलो ग्रीन कलर आ गया हमारे पास सोल्यूशन का। जब हम इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर वाटर की वैल्यू जो कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या होती है, ये कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से ये के स्टेबिलिटी कहलाएगा, और के स्टेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अगर यहाँ पर के स्टेबिलिटी की वैल्यू हाई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये वाली फॉर्मेशन जो है ये स्टेबल है, और इसमें लिगेंड्स जो थे उनके पास ज्यादा एबिलिटी थी कि वो एक्वा को रिप्लेस करके इस ब्लू सोल्यूशन को किसमें चेंज कर दें, येलो में। और अगर इस के स्टेबिलिटी की वैल्यू लो आती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास इन लिगेंड्स को रिप्लेस करवाना, इन लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना जो है वो मुश्किल है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिहाज से के स्टेबिलिटी की जो वैल्यू वो कहता है प्रोवाइडेड की जाती है log 10 के स्केल पर, जिसकी वजह से लार्ज नंबर को वैल्यूज को, लार्ज हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनको टैकल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हमारे पास अगर के स्टेबिलिटी की वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स के लिए हाई आती है, तो इसका मतलब उसके लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी के स्टेबिलिटी की वैल्यू लो आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और उसके लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना आसान है। फ्रॉम लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। अगर क्या आती है वैल्यू, इसकी के स्टेबिलिटी की लेस वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेट्रा क्लोरो, ये क्यूप्रेट 2 नेगेटिव है, इसकी वैल्यू 5.6 है। हेक्सा अमाइन कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू 13.1 है, और ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू 18.82 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, वो ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें चिलेट इफेक्ट आ जाता है, ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन बनती है, और इसके लिगेंड को रिप्लेस करवाना मुश्किल है। तो के स्टेबिलिटी की वैल्यू को देख के हमें ये अंदाजा हो जाता है कि के स्टेबिलिटी की वैल्यू हाई होने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे किसी केमिकल रिएक्शन में हमने जिस तरह से ये केमिकल रिएक्शन करवाया है, अगर इस केमिकल रिएक्शन का के स्टेबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं वो हाई आती है, तो इसका मतलब इसके रिएक्टेंट के लिगेंड्स जो थे वो वीक थे, और इनको एक्सचेंज करवाना आने वाले लिगेंड्स के लिए आसान था। अगर यहीं पे इसी रिएक्शन के लिए के स्टेबिलिटी की वैल्यू लो हो जाती है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट के लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना इतना आसान नहीं था, तो प्रोडक्ट इतनी खातिरख्वाह नहीं बन रही। मिसाल के तौर पर हेक्सा एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो इसमें हमने ट्राई इथाइलिन डायमाइन ऐड किया, तो ट्राई इथाइलिन डायमाइन ने फौरन से सारे के सारे वाटर के लिगेंड्स को रिप्लेस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, और सारे का सारा हमारे पास सोल्यूशन किसमें चेंज हो गया, ये हमारे पास ट्राई इथाइलिन डायमाइन कॉपर 2 पॉजिटिव में, और इसमें चिलेटिंग इफेक्ट आ गया। बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं, वो बाइडेंटेड लिगेंड हमारे जो सेंट्रल मेटल होती है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से, रिंग फॉर्मेशन की वजह से, और एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल दो लोन पे दे रहा होता है, किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल की तरफ, रिंग फॉर्मेशन कर रहा होता है, और दूसरा इसमें डिसऑर्डरनेस कम होती है, जिसकी वजह से अब इस रिएक्शन में इस के स्टेबिलिटी की वैल्यू जो वाटर के लिहाज से या हेक्सा एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव के लिहाज से कम होगी, जबकि ट्राई इथाइलिन डायमाइन के लिहाज से ये वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ओवरऑल के स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट ज्यादा है तो के स्टेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इस रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास CuCl4 यानी कि टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2 नेगेटिव को हम क्लोरीन के जो लिगेंड्स हैं क्लोरो के, वो अमाइन से रिप्लेस करवा रहे हैं, और फौरन रिएक्शन किसमें चेंज हो जाएगा,
टेट्रामाइन कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हेक्सामाइन या टेट्रामाइन कॉपर टू पॉजिटिव की वैल्यू टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट की निस्बत ज्यादा है, तो ये फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी और क्लोरो को इसमें से रिप्लेस करवाना, एक्सचेंज करवाना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास के स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करते हैं आइसोमरिज्म के हवाले से। आइसोमरिज्म की हमने बेसिक दो टाइप्स पढ़ी थी। एक हमारे पास था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़े कौन कौन से जी, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म वगैरह। स्टीरियो आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उन कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर तो हमारे पास वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो उनके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिस्ट करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री के लिहाज से, और एक हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिहाज से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिहाज से हमने देखा, और ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे हमने देखना है। तो स्केयर प्लेनर के लिहाज से अगर हमारे पास दो लिगेंड्स जो हैं ये इस स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री के लिहाज से यू फॉर्मेशन कर रहे हो कि वो इस तरह से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ऐसी फॉर्मेशन को हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर दो लिगेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो ऐसी फॉर्मेशन को हम नाम देंगे सिस फॉर्मेशन का। यहाँ पर प्लैटिनम के गिर्द दो अमाइन हैं और दो क्लोरो हैं। क्लोरो और इस क्लोरो में कितना एंगल बन रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री के एंगल बनने की वजह से कौन सी फॉर्मेशन है, ये सिस प्लैटिन है। इसी तरह यहाँ पर दो क्लोरो लिगेंड्स के दरमियान अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री के एंगल पर आने की वजह से अगर हमारे पास ये ज्योमेट्री बन रही है तो 180 डिग्री पर अगर ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया, ये 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री पर आने वाली फॉर्मेशन को हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर हमारे पास 90 डिग्री की फॉर्मेशन आ जाती है दो सेम लिगेंड्स के दरमियान तो ऐसी फॉर्मेशन हमारे पास सिस फॉर्मेशन कहलाती है। तो सिस में 90 डिग्री और ट्रांस में 180 डिग्री होता है। अब देखें, जब हम सिस प्लाटीन की बात करते हैं तो सिस प्लाटीन और ट्रांस प्लाटीन दोनों ये डिफरेंट कंपाउंड हैं। सिस प्लाटीन को हम जिस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर ट्रांस प्लाटीन इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह ट्रांस प्लाटीन को जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में हम ट्रांस प्लाटीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिस प्लाटीन को वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ट्रांस प्लाटीन नॉन पोलर है, रेगुलर है, सिमेट्रिकल है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, स्टेबल ज्योमेट्री है और इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो टोटली एक दूसरे से 180 डिग्री पर आते हैं। 180 डिग्री पे आने की वजह से जो वेक्टर सम होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, वो 0 के इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सिस प्लाटीन की बात करें तो ये पोलर होता है, नॉन सिमेट्रिकल, इरेगुलर ज्योमेट्री है, लेस स्टेबल है, लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे और इसकी डायपोल मोमेंट भी जो होगी वो नॉन जीरो होगी, पोलर कंपाउंड होगा। तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी इस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो चार लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स पर आ रहे होते हैं, जबकि दो लिगेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ये जो फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है ये हमारे पास कौन सी बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन बन रही है। अगर तो दो लिगेंड्स जो सेम नेचर के हैं वो 180 डिग्री पे आ रहे हैं, एक इस साइड पे आ रहे हैं और एक इस साइड पे आ रहे हैं, तो फिर ऐसी फॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जिस तरह वाटर के दो लिगेंड्स क्या हैं, ये स्क्वायर प्लेनर के तमाम लिगेंड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर, लेकिन वाटर के दो लिगेंड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। लेकिन अगर वाटर के दो लिगेंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हो तो ये फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, सिस फॉर्मेशन। और सिस और ट्रांस की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिहाज से भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के लिहाज से पढ़ी। फिर बेटा बात करता है इनैंशियोमर्स की। इनैंशियोमर्स या
जो हमारे पास कह लें कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, अब मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड ये दोनों आइडेंटिकल तो हैं, मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। अगर इसका ये फॉर्मेशन आ रही है तो इसकी ये फॉर्मेशन आ रही है, तो ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं तो ये आने वाली लाइट को राइट हैंड साइड पर क्या करेगा के रोटेट करवा सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करवा सकता है। जो हमारे पास आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड पर रोटेट करवाए ऐसा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव कहलाता है। जो आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करवाए वो हमारे पास लेवो रोटेटरी नेगेटिव कहलाता है। तो हमारे पास इनेंशियमर्स बेसिकली क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं। अगर दो हमारे पास मिरर इमेजेस हों और सुपर इम्पोजेबल भी हों तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवा सकते, उनमें कायरलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनमें आइसोमरिज्म जो ऑप्टिकल होती है वो हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होती, तो इसलिए वो एक दूसरे के मीजो आइसोमर्स तो कहलाते हैं बट नॉन ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। वो हमारे पास आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवा सकते। जैसा कि हमारे पास निकल ट्राई इथाइलिन डाइमाइन निकल है, ये हमारे पास और कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे पास अपने ऑप्टिकल रोटेशन के लिहाज से और कॉम्प्लेक्स है। एक आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट कर सकता है, दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर सकता है। जो आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो लेफ्ट साइड पे रोटेट करे वो लीवर रोटेटरी नेगेटिव होता है। तो ये एक दूसरे के इनेंशियमर्स कहलाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस इनेंशियमर्स होंगे, लेकिन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मीजो आइसोमर्स होंगे, लेकिन वो इनेंशियमर्स नहीं होंगे।